नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम में 1 मिनट पूरी रिपोर्ट देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का जाना अब लगभग तय हो गया है। सियासी उठापटक के तीसरे दिन शिवसेना के 41 एमएलए समेत 50 विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। शिंदे को दल बदल कानून से बचने के लिए सिर्फ 37 विधायकों की ही जरूरत है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट अभी भी बरकरार है। एक और जहां सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकारी बंगला खाली कर दिया, तो वहीं एकनाथ शिंदे अभी भी अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में विधायकों के साथ साथ अब सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि 17 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। ठाणे के सांसद राजन विचारे और कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे गुवाहाटी में मौजूद हैं। वसीम सांसद भावना गफली, पालघर सांसद राजेंद्र गवित, रामटेक सांसद कृपाल ने भी अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सत्तारूढ़ सहयोगी कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने सुझाव दिया है कि विद्रोही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाए। वहीं बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार गिरने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अभी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे मातोश्री से ही सरकारी कामकाज संभालेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो वो बहुमत साबित करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत एक दिलचस्प मोड़ पर है। अगर सत्ता में नहीं रहती है उद्धव सरकार, तो उसके बाद एक बड़ा सियासी भूचाल आएगा। और कैसे सरकार कौन बनाएगा, क्या बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, ये बड़ी बात है, क्योंकि शिंदे पर सब कुछ निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा के मुख्यमंत्री का भी अब समर्थन मिल गया। अब इससे ये तो साफ हो गया है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें बढ़त मिलती अब दिखाई देगी। रिपोर्ट देखिए 1 मिनट में। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की थी। एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो टेलीविजन पर जानकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हैं कि उन्हें एनडीए की तरफ से शीर्ष पद के लिए नामांकन किया गया। उन्होंने कहा कि वो वाकई आश्चर्यचकित और खुश हैं। मयूरभंज जिले से आने वाली एक आदिवासी महिला के रूप में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा 24 घंटे Z+ श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा मुहैया कराई है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय से मंगलवार शाम को मिले आदेश के बाद सीआरपीएफ ने बुधवार सुबह मुर्मू को सुरक्षा मुहैया कराई है। मंगलवार रात को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया था। संख्या बल के हिसाब से एनडीए का उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुत मजबूत है। अब आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की बात तो पहले हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि देश में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, जिसमें पंजाब समेत यूपी, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों की सीटें शामिल हैं। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। देश में आज 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 और पंजाब की 1 लोकसभा सीट शामिल है। वहीं त्रिपुरा की 4 और आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली की 1-1 विधानसभा सीट शामिल है। सभी सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक चलेगी। उपचुनाव के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर और पंजाब की संगरूर सीट शामिल है। वहीं 7 विधानसभा सीटों में दिल्ली की राजेंद्र नगर, झारखंड की मंदार, आंध्र प्रदेश की आत्मकुर और त्रिपुरा की अगरतला टाउन, बोरदोवाली, सुरमा और जुबाराजगढ़ सीट शामिल है। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई संगरूर लोकसभा सीट पर आप ने गुरमेल सिंह को, कांग्रेस ने दलवीर सिंह गोल्डी और बीजेपी ने केवल ढिल्लों को मैदान में उतारा है। शिरोमणि अकाली दल ने कमलदीप कौर के खिलाफ अपने प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान को मैदान में उतारा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा खाली किए गए आजमगढ़ में अब देखने वाली बात है कि इन उपचुनाव में कौन जीत हासिल करता है, क्योंकि राजनीतिक मजबूती अगर दिखानी है तो उपचुनाव में जीत हासिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात कोरोना की करेंगे। भारत में कोरोना के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा केस मिले हैं। बीते दिनों के मुकाबले यह आंकड़ा 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। देश
केस में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 13,195 नए केस मिले हैं। कोरोना से मौतों का आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ गया है। इस दौरान कोरोना ने 38 लोगों की जान ली है, जबकि इससे पहले 13 लोगों की मौत हुई थी। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 82,550 हो गई है। इससे पहले इसका आंकड़ा 81,687 था। ठीक होने वालों की संख्या 10,910 दर्ज की गई है। देश भर में सबसे ज्यादा मामले और मौतें केरल में हुई हैं। देश में कोरोना के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी अफसरों के साथ समीक्षा कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोरोना के मामलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के कारणों और उपायों पर मंथन कर रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। देश में पिछले दिनों से कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की भी करेंगे, क्योंकि अभी मानसून का इंतजार सभी कर रहे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून क्या दस्तक देगा, बड़ा सवाल है। अब देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम भी काफी जारी है, खासकर उत्तर भारत में। तो अब मानसून का इंतजार आपको भी होगा। इसी बीच खबर यह कि मौसम विभाग कह रहा है कि अब उत्तर पूर्व राज्यों में भी अगले 5 दिन में भारी बारिश हो सकती है। उसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह में उत्तर भारत में भी मानसून दिल्ली पहुंच सकता है। देश में मानसून का असर अब तेजी से दिखने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बरसात होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बयान में कहा है कि उप हिमालयी जिलों दार्जिलिंग, कंपलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और अलीपुरद्वार और सिक्किम में कुछ एक इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव में बरसात होने की संभावना बन रही है। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून से पहले की बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में राज्य के बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान सर्वाधिक बरसात नोखा, बीकानेर में हुई है, जो कि 47 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तो वहीं माउंट आबू में 35 मिलीमीटर बरसात हुई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपनी सामान्य तिथि 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंचेगा। मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है। यानी कि जुलाई महीने में तो मानसून का दीदार हो जाएगा और गर्मी से कुछ समय के लिए तो राहत भी मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अमजद ए सईद ने शपथ ग्रहण कर ली है। अमजद ए सईद हिमाचल हाईकोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद ने शपथ ग्रहण कर ली है। न्यायाधीश अमजद ए सईद प्रदेश हाईकोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति अमजद ए सईद के नाम की सिफारिश की थी। बता दें, जस्टिस अमजद ए सईद बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के तौर पर सेवारत थे। 21 जनवरी 1961 को जन्मे न्यायमूर्ति सईद ने 1984 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। बॉम्बे हाई कोर्ट में सहायक सरकारी वकील भी रहे। इन्होंने सरकार की ओर से मैंग्रोव, कचरा डंपिंग, चैरिटेबल अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क और रियायती चिकित्सा उपचार, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और कुपोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित जनहित मामलों में पैरवी की है। जस्टिस अमजद ए सईद 21 जनवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस न्याय के लिए भी जाने जाते हैं। कई ऐतिहासिक फैसले जज रहते उन्होंने दिए। आगे बढ़ते हैं, अब किसान नेता राकेश टिकैत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किसान आंदोलन शुरू करने की बात कही गई है। दिल्ली के बाद क्या हिमाचल प्रदेश किसान आंदोलन का बड़ा केंद्र बन सकता है? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब जरूर मिलने वाला है। दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी किसान आंदोलन शुरू होगा। सिरमौर से लाहौल स्पीति तक किसानों को एकजुट किया जाएगा, जिसके बाद पूरी रूपरेखा तैयार कर हिमाचल में किसान आंदोलन का रण तैयार होगा। इस बात का ऐलान बिलासपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किया। बिलासपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल में किसानों की अनदेखी की गई है। यहाँ चल रहे रेलवे, 4 लेन, एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में लोगों को सही मुआवजा नहीं मिला है, जिसका विरोध अब किसानों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में शुरू होगा।
राकेश टिकैत ने कहा कि बिलासपुर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जिसने यहाँ भाखड़ा बांध बनाने के लिए अपने घरों तक का बलिदान दिया, लेकिन आज तक भूमि का सही मुआवजा स्थानीय लोगों को नहीं मिला। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के किसान आंदोलन का दूसरा फेज हिमाचल में शुरू होगा। इसके साथ हिमाचल के किसानों को फसल का मुआवजा और टावर लाइनों का पैसा तक केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पूरा नहीं दिया गया। पूरे मसले को लेकर देशव्यापी आंदोलन होगा। अब जानते हैं कि हिमाचल में चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत का ये ऐलान बताता है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला आंदोलन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की बात करें तो अब मंचलों पर पैनी नजर यहां पर रहेगी, जिससे कि महिलाएं बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकती हैं। 1 मिनट में देखिए ये रिपोर्ट कि पुलिस ने क्या फैसला बड़ा ले लिया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ जिले में इन दिनों पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। बल्लभगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ने वाले पार्कों में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। दरअसल पुलिस का एक कदम मंचलों के खिलाफ है। बल्लभगढ़ में पुलिस को पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि पार्कों में मंचले महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। फिर क्या था, शिकायत मिलते ही एसएचओ नेहा राठी की नजर पार्कों की ओर टिकी। इतना ही नहीं, एसएचओ नेहा राठी खुद पार्क की गश्त करने भी पहुंची। तो हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि हम सिविल में हर जगह जाएंगे और उन पर नजर रखेंगे। आज भी हमने इस तरह के कई लड़कों पर कानूनी कार्रवाई की है और उनके खिलाफ उनको जेल भी भेजा है। इस बीच मंचले पुलिस की वर्दी देखकर पहले ही सतर्क हो रही है और इसके लिए एसएचओ नेहा राठी सादे कपड़े में पार्क में पहुंची। हालांकि कुछ शरारती तत्वों को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी काम किया। और यहाँ पार्कों में भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो या कोई भी लड़के उसको गलत तरीके से देख रहे हो या पीछा कर रहे हो या गलत अभद्र व्यवहार उनके साथ हो रहा हो तो वो हमें बताएं, हम आके यहाँ पे उनकी रक्षा करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये पुलिस का सराहनीय कदम है और मंचलों पर अब पैनी नजर तो होगी, साथ ही बड़ी कार्रवाई भी होगी अगर कोई भी किसी के युवती के साथ भी छेड़छाड़ करता नजर आता है। तो आगे बढ़ते हैं तो करनाल की बात होती है। पार्षद ईश गुलाटी के परिवार पर हमला कर दिया गया, लेकिन हमला क्यों कर दिया गया, आखिर हमले की बड़ी वजह क्या रही, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में विस्तार से भी और रफ्तार से भी। खून से लहूलुहान ये शख्स और कोई नहीं बल्कि करनाल जिले से पार्षद ईश गुलाटी है। ईश गुलाटी को पार्किंग के लिए एक शख्स को टोकना इस कदर भारी पड़ गया कि पार्षद को रातों रात अस्पताल पहुंचना पड़ा। दरअसल ईश गुलाटी का पार्किंग को लेकर एक परिवार के साथ विवाद हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार गलत जगह पर कार पार्क कर रहा था, जिस पर पार्षद ने परिवार को टोका, गलत पार्किंग करने से मना किया। पार्किंग को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के कुछ ही समय बाद परिवार ने पार्षद और उनके भाई पर हमला बोल दिया। इस गुलाटी पे जानलेवा मांग रहा, साथ में इनके सामने वाले मकान में पड़ोसी रहता है। गाड़ी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हुआ। तलवार से हमला बोला है? तलवार से हमला बोला है। तो क्या गुलाटी एमसी की तरफ से हमारे पास शिकायत आई है, लेकिन हम मौके पर पहुंच गए। तो अंगूठा वगैरह कट गया है? अंगूठा बता रहे, डॉक्टर साहब बता रहे थे अंगूठा कटा है। तो आरोपी को मौके से पकड़ लिया? हाँ जी, आरोपी को तलवार भी बरामद कर ली गई है। अब इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं और बात अब सोनीपत की होगी। दरअसल सोनीपत के मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी बैरिकेड से टकराई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। सोनीपत जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार कार पत्थरों के बैरिकेड से जा टकराई। टक्कर के बाद i20 कार में भयंकर आग लग गई। कार में सवार 3 छात्रों की जलकर मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 मृतक रोहतक पीजीआई MBBS के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। हादसे में घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी कार सवार युवक रोहतक से हरिद्वार निकले थे। सोनीपत पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हादसे में तीनों मृतकों की पहचान MBBS 3rd ईयर के छात्रों के तौर पर हुई है। घायल छात्रों की पहचान अंकित, नरवीर और सोमवीर के तौर पर हुई है। सब वह कहाँ पर क्या सूचना अभी तक? हमें रात को सूचना मिली थी कि यहाँ से जो कार सवार हैं वो जा रहे थे और गाड़ी जो है पत्थर में डिवाइडर में लग गए और आग लगी, जिसमें
3 जो व्यक्ति हैं वो मौके पे ही गाड़ी के साथ ही जल गए। अब इस मामले में जांच जारी है। क्या लापरवाही की वजह से सब कुछ हुआ? बड़ा सवाल है, जवाब जांच के बाद मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है कि भारी बारिश ने तबाही से मचा दी है। असम की बात करें तो बाढ़ से यहां पर बुरे हालात हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नासिक में तो भारी बरसात की वजह से गाड़ियां तक बहती नजर आई। देश के कई हिस्सों में भारी बरसात के बाद तबाही मची है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक राज्यों में बुरा हाल है। एक तरफ जहां असम में बाढ़ से बुरा हाल है, पूरा असम डूब चुका है। सेना और एनडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी बरसात ने हाल बेहाल कर दिया है। बहाव इतना तेज है कि खड़े हो पाना मुश्किल है, गाड़ियां तक बह गई हैं। असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। गांव दरिया बन गए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं। राहत और बचाव के लिए सेना कमान संभाल चुकी है। असम के चिरांग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे, उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। जवान इन लोगों के लिए देवदूत से कम नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बरसात से सड़क पर सैलाब आ गया। नासिक में पानी का बहाव सब कुछ अपने साथ ले जाने को आमादा है। गलियों में पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके बीच खड़े हो पाना भी मुश्किल है। तेज बरसात की वजह से गलियों में अचानक सैलाब आ गया। जब तक लोग संभलते, पानी के बहाव में सब कुछ बह चुका था। असम में तो बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है। हाल ही की बात है, चीन से $2.3 मिलियन का बड़ा लोन लिया गया। चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को भी चीन को पट्टे पर दे सकता है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार की तरफ से प्रयास किए गए कि आर्थिक हालातों को संभाला जाए, लेकिन इसी बीच चीन की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया गया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को बिजली की सप्लाई करता है और पाकिस्तान की तरफ से चीनी बिजली कंपनियों का बिल नहीं भरा गया। दूसरी तरफ चीन का बड़ा कर्ज भी पाकिस्तान पर चढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीन का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक रास्ता निकाला गया है। आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसे पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर के अवैध कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान का इलाका चीन को सौंपने की तैयारियां तेज कर दी है। माना ये जा रहा है कि पाकिस्तान चीन का लोन नहीं चुका पा रहा और लोन चुकाने में राहत के तौर पर अब उसने पाकिस्तान का एक हिस्सा चीन को देने का निर्णय लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गिलगित बल्टिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं, बल्कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। चीन की दखल को पहले भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसको लेकर प्रदर्शन पहले भी देखने को मिल चुके हैं। पाकिस्तान अपने ही हाथों अपने देश का भी सौदा कर रहा है, लेकिन चीन मानने को तैयार तक नहीं है। उसे पता है कि पाकिस्तान की कौन सी रग दबानी है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमी नहीं और दूसरी ओर नई जंग होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि चीन किसी भी समय ताइवान पर हमला भी बोल सकता है। तो वहीं चीन को अमेरिका के साथ साथ कई देशों के विरोध का भी सामना करना होगा। रिपोर्ट देखिए, समझिए क्या है पूरा मामला। एक तरफ तो दुनिया इंतजार कर रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग शांत हो जाए, लेकिन इसी बीच एक और जंग की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल माना ये जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला बोल सकता है, क्योंकि चीनी विमान ताइवान के आसमान पर उड़ रहे हैं और ये तमाम विमान लड़ाकू विमान हैं। चीन के 29 लड़ाकू विमान ताइवान के एक बड़े इलाके पर घूम रहे हैं। चीन की तरफ से घोषणा की गई है कि ये पूरा इलाका चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के तहत आता है। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के विमानों की एंट्री के साथ ही अब कई तरह की अफवाहें भी सुनने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट उड़ते दिखाई दिए गए हैं। तो वहीं ताइवान की तरफ से इस हरकत की निंदा की गई है। ताइवान की तरफ से कहा गया कि इस एक साल में चीन की तरफ से ये तीसरी बार हरकत की गई है। एक बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान ताइवान की तरफ भेजे गए हैं। अब चीन की बात करें तो ताइवान से उसका 36 का आंकड़ा है, लेकिन ताइवान भी अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि वो भी एक लोकतांत्रिक देश है और चीन से अलग है, लेकिन चीन इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहता।
आगे बढ़े तो भूकंप के झटके अफगानिस्तान में जब महसूस किए गए तो किसी को ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही अफगानिस्तान में भी हो सकती है। दरअसल कल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भूकंप के ये झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे। भूकंप ने अफगानिस्तान में भयंकर तबाही मचाई है। भूकंप में करीब 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। वहीं 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के पूर्वी पख्तिया प्रांत में ये भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6 बताई गई। भूकंप के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। भूकंप की अधिकतम तीव्रता अब तक तय नहीं हो पाई। हालांकि रिक्टर स्केल पर 7.0 या उससे अधिक की तीव्रता वाले भूकंप को सामान्य से खतरनाक माना जाता है। अफगानिस्तान में आया भूकंप इससे कुछ ही कम तीव्रता वाला था। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक भूकंप के झटके वहां इस्लामाबाद समेत बाकी शहरों में भी महसूस हुए। सोशल मीडिया पर भी लोग भूकंप की बातें कर रहे हैं। लोगों ने लिखा कि भूकंप के ये झटके कुछ सेकंड तक महसूस हुए थे, लेकिन इसकी वजह से लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। इससे पहले शुक्रवार को भी पाकिस्तान में भूकंप आया था। तब इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और मुल्तान में झटके महसूस हुए थे। ये झटके फैसलाबाद, एबटाबाद, स्वात, बुनीर, कोहाट और मलकंडी में भी महसूस हुए।